हेलो भैया बहन। अब देखिए जो आपका ये छोटा सा टॉपिक और है इसमें व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रतिरोधों को एक क्रम से संयोजित कर दिया। जैसे आपने समांतर श्रेणी क्रम पढ़ा हुआ है, वो दूसरा एक रूप होता है। इन्होंने क्या सेतु बनाया कि इन्होंने चार प्रतिरोध लिए, चारों को उन्होंने इस प्रकार से क्रम बनाया कि वो एक चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं उसके जैसा रिप्रेजेंट करे। जैसे देखिए, ये मैंने चतुर्भुज के रूप में बनाया हुआ है। इसमें चार प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से हैं कि एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के साथ आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। इस चतुर्भुज की बात खासियत ये है कि इस चतुर्भुज की जो एक विकर्ण है उसमें हमने एक विक्षेप मापी लगाया हुआ है। विक्षेप मापी ये बताता है कि परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो धारा मापी होता है वो धारा की वैल्यू नोट करता है कि धारा इसमें कितनी बह रही है। तो इस चतुर्भुज के चार भुजाओं में प्रतिरोधों को आपने संयोजित कर दिया है। फिर एक विकर्ण में विक्षेप मापी लगा रखा है, दूसरे विकर्ण में आपने उसको बैटरी से जोड़ रखा है। इस प्रकार से आप क्या करते हो, एक सेल से कनेक्ट हो गया और एक विकर्ण हो गया बैटरी से। बैटरी से जो विक्षेप की बारे में बताता है कि इसमें करंट जा रही कि नहीं जा रही। अब इसका संयोजन कैसे होता है, कैसे इन्होंने व्यवस्थित किया। हमने इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि हमारा जो सेतु है वो संतुलन की अवस्था में आ जाए। संतुलन की अवस्था में कब आएगा, जब हम प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार से संयोजित करें और परिपथ से धारा का प्रवाह कुछ ऐसा हो कि इस विक्षेप मापी में किसी भी प्रकार का कोई करंट प्रोड्यूस ना होने पाए। अगर करंट प्रोड्यूस नहीं होता है तब हम कहेंगे कि यस, ये ब्रिज हमारा जो है संतुलित है। और फिर उससे क्या होगा कि अगर चार प्रतिरोध में तीन प्रतिरोध की वैल्यू दी हुई होगी तो चौथा एक प्रतिरोध होता है जिसको हम अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, उसका मान निकाला जा सकता है। ठीक है। तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस को आप किरचॉफ के नियम की सहायता से वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो, यहां से मान लीजिए कोई करंट आई चली, यहाँ पे इस जंक्शन पे पहुंची। अब इस करंट को दोनों रास्ते पे जाना है। I1 इसको हमने दे दिया एक भाग और एक I2 भाग दे दिया, मतलब I की जो वैल्यू है वो है I1 प्लस I2। अब ये I1 करंट जब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो ये चूंकि सीरीज में है तो इस I1 से ये वैल्यू और यहाँ पे ये I1 करंट आके यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ पे कितना आ गया I1। इसी प्रकार से ये I2 करंट यहाँ पे गई, यहाँ से चली जाएगी I2 करंट। तो I1 और I2 पुनः मिलकर I बनाएंगे और I करंट यहाँ से निकल के लास्ट में आ जाएगी। अब यहाँ पे ये देखना है कि अब हमने ये बताया कि इसमें विक्षेप मापी इसलिए लगाया जाता है ताकि पता चले कि यहाँ पे करंट तो नहीं जा रही है, ये पहले विकर्ण में। इसका मतलब ये होता है कि ये बताता है कि ब्रिज को संतुलित कब होना है। अगर ब्रिज संतुलित होगी तो इसके विकर्ण में करंट नहीं जाएगा, अदरवाइज वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो अगर करंट यहाँ पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब जो I1 यहाँ पे था वही I1 आगे क्रॉस कर गया, ये I2 यहाँ से क्रॉस करके इधर चला गया। अब इसको किरचॉफ के नियम से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको पॉस नंबर 1 दे दीजिए और इसको पॉस नंबर 2 दे दीजिए। तो यहां से देखिए, पॉस नंबर 1 देंगे तो क्या होगा, I1 गुणे P, I1 गुणे P। फिर यहां देखिए, ये करंट ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे जाएगा ना ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये करंट जो नीचे जा रहा था तो इसका मतलब हम उसको माइनस करते हैं। माइनस I2 गुणे Q इज इक्वल टू, इस पॉस में किसी भी प्रकार की कोई बैटरी नहीं कनेक्ट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर पॉस नंबर 2, I1 गुणे R, I1 गुणे R, ये ऐसे आपको जाना है ऐसे, लेकिन ये वाली करंट ऊपर की ओर जा रही है, उल्टा जा रही है, तो ये माइनस I2 गुणे S इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को पुनः लिखिए, ये हो जाएगा I1 गुणे P इज इक्वल टू I2 गुणे Q, I1 गुणे R इज इक्वल टू I2 गुणे S। समीकरण नंबर 4। आपस में भाग दे दीजिए। भाग देने पर क्या हो जाएगा, P अपान R, ये किसके बराबर हो गया, Q अपान S के। या इसी को लिख सकते हो आप P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S।
मतलब दो संलग्न भुजाओं का जो प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वो दूसरे संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। अगर आप P बाई आर लोगे तो Q बाई एस के बराबर होगा, P बाई क्यू लोगे तो R बाई एस के बराबर होगा। और अगर आपके पास 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं तो यहां से आप एस की वैल्यू निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू आर क्यू अपान पी से, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो ये कहानी है ये व्हीटस्टोन ने सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोधों को संतुलित रखने के लिए, प्रतिरोधों का मान, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए बताया था। अब इसमें अगर आपको धारा की वैल्यू निकालनी है कि कितनी धारा जा रही है तो आपके पास एक पास यहाँ पे भी मिलेगा। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको एक पास ये मिलेगा, तो वो सब न्यूमेरिकल पर्पज से जो कैलकुलेशन होगी उसमें आपको बताऊंगा। अब व्हीटस्टोन सेतु का जो एप्लीकेशन होता है उसमें 2 प्रकार की एप्लीकेशन आती है। एक आता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जो कि हायर क्लासेस में आजकल एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। दूसरा आता है मीटर सेतु। मीटर सेतु कक्षा 12 में एक एक्सपेरिमेंट है। उसमें होता क्या, वो इसमें 1 मीटर लंबी वायर होती है। उसमें हमको क्या करना होता है, किसी अज्ञात कोई तार हमारे पास है उसका हमको प्रतिरोध निकालना होता है। मतलब उस चालक पदार्थ में कितना प्रतिरोध है, मतलब वो जो मटेरियल है उसका प्रतिरोध कितना आएगा उसको निकालना होता है। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इसी सेतु संतुलन की अवस्था पे ही टिका हुआ होता है। उसका एक अरेंजमेंट होता है, बुक में दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट उसको आपको करना होता है, प्रयोगशाला में आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाता होगा, मैं भी अपने यहाँ कराता हूँ। तो उसमें आपको व्हीटस्टोन सेतु का ही पूरा पूरा प्रयोग करना है। उसमें आपका L/100 - L करके कुछ फार्मूला रिलीज होगा 2 प्रतिरोधों का, तो उसके बारे में उसमें आपको अध्ययन कराया जाएगा। तो प्रैक्टिकल के दौरान आपको मीटर सेतु के बारे में मैं बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु का। थैंक यू।